हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भाग 3 अध्याय 9 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 9 मनुष्य क्या चाहता है। क्या आपको भी ऐसे करिश्माई वाक्य की खोज है जो बहस को समाप्त कर दे, संभावना तथा मैत्री कायम कर दे तथा सामने वाले को अपनी बात ध्यान से सुनने के लिए मजबूर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल यह रहा वह करिश्माई वाक्य। मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देना चाहता। यदि आपकी जगह मैं होता तो निसंदेह ऐसे ही सोचता तथा ऐसे ही करता। इस प्रकार के शब्दों से कठोर दिल वाला आलोचक भी मोम की तरह पिघल जाएगा। जब आप ऐसा कहते हैं तो एकदम सही कहते हैं। अल्कोपेन का ही उदाहरण ले। यदि आपके पास उसके जैसा शरीर, दिमाग तथा स्वभाव होता, वैसा ही वातावरण मिलता, वैसे ही अनुभव मिलते, तो निश्चित रूप से वैसे ही हो जैसा वह था। इन्हीं सब बातों के कारण ही तो वह अल्कोपेन बन गया था। एक और उदाहरण, यदि आप सांप या मगरमच्छ नहीं है तो इसका मुख्य कारण केवल इतना सा है कि आपके माता पिता सांप या मगरमच्छ नहीं थे, इंसान थे, तो आपको भी इंसान बनना था। आप जो भी कुछ है उसका श्रेय आपको न के बराबर जाता है। लोग असभ्य, चिड़चिड़े, आक्रामक होते हैं, इसमें भी उनका दोष बहुत कम होता है। हमें उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। स्वयं से कहना चाहिए, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मैं उसकी जगह पर नहीं हूँ। जितने लोगों से आपका सामना होता है उनमें से ज़्यादातर तो सहानुभूति, प्रेम, सराहना आदि के भूखे हैं। एक बार मैंने लिटिल वीमेन की लेखिका लुइसा की अलकित पर एक रेडियो वार्ता प्रस्तुत की। मुझे मालूम था कि वे मैसाचुसेट्स के कनोई में रहा करती थी। वहीं रहकर उन्होंने अपना लेखन किया था, लेकिन बिना सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं उनसे न्यू हैम्पशायर के कॉनकॉर्ड में मिला था। यह गलती मैंने 2-3 बार की। इसके बाद मेरे पास ढेरों पत्र तथा टेलीग्राम आदि आ गए, जिनमें मेरी गलती के लिए बहुत बुरा भला कहा गया। कॉलोनियल डैम, जो कॉनकॉर्ड में ही बहुत बड़ी हुई थी और अब फिलाडेल्फिया में रहती थी, उसने मुझ पर गुस्से के सारे तीर छोड़ दिए। यदि मैं यह कहा होता कि मिस अलिकिट न्यू गिनी की नरभक्षी है तो भी इससे ज़्यादा मेरा अपमान नहीं कर सकती थी। उसका पत्र पढ़ने के बाद मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया तथा कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी उससे नहीं हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे बता दूं कि मैंने केवल भूगोल संबंधी भूल की है, लेकिन उसकी भूल मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसे तो मानवीय संबंधों की जरा सी भी समझ नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। खुद पर नियंत्रण रखा। अनुभव किया कि कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। अधिकतर मूर्ख यही तो करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं। मुझे मूर्खों की श्रेणी से ऊपर उठना था, इसलिए उसकी दुश्मनी को दोस्ती में परिवर्तित करने का निश्चय किया। यह मेरे लिए चुनौती भरा खेल था। मैंने स्वयं से कहा, उसकी जैसी परिस्थितियों में शायद मैंने भी ऐसे ही पत्र लिखा होता। मैंने उसके नजरिए के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। अगली बार जब फिलाडेल्फिया गया तो उसे फ़ोन किया और फिर हमारी बातचीत इस प्रकार हुई। मैंने बोला, श्रीमती डैम, कुछ हफ्ते पहले आपने मुझे एक पत्र लिखा था, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह बोली शालीनतापूर्ण लहजे में, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला, आपके लिए मैं अजनबी हूँ। मेरा पूरा नाम डेल कार्नेगी है। कुछ समय पूर्व आपने लुइसा में अलकाट पर मेरी रेडियो वार्ता सुनी थी। मुझसे एक भूल हो गई थी कि लुइसा में स्कॉट हैम्पशायर के कॉनकॉर्ड में रहती थी। वाकई मैं एक मूर्खतापूर्ण गलती थी, इसलिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी गलती बताने के लिए समय निकाला। वह बोली, मिस्टर कार्नेगी, इतना कड़क पत्र लिखने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद आपसे
क्षमा चाहती हूँ। सही में मैं कुछ ज़्यादा ही आपा खो बैठी थी। मैं बोला, अरे नहीं, आप क्या कह रही हैं? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए। किसी स्कूली बच्चे को भी इतना ज्ञान जरूर होगा। हालांकि उस वार्ता के अगले रविवार को मैंने रेडियो पर माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इसलिए आपको फ़ोन किया। वह बोली, मेरा जन्म मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में हुआ था। मेरा परिवार करीब 2 सदियों से वहाँ का महत्वपूर्ण परिवार रहा है और इसलिए अपनी जन्मभूमि पर बहुत गर्व है। यही कारण था कि सुनकर इतनी परेशान हो गई कि मिस अलकॉट हैम्पशायर में रहती थी, लेकिन अब मैं अपने लिखे पत्र पर बेहद यूँ शर्मिंदा हूँ। मैं बोला, लेकिन जितनी शर्मिंदा आप हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं हूँ। मेरी वजह से मैसाचुसेट्स को उतनी चोट नहीं पहुंची जितनी मुझे आप जैसे सांस्कृतिक लोग जब रेडियो पर बोलने वाले को पत्र लिखने का समय निकालते हैं तो हम जैसे लोग धन्य हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी आप मेरी गलतियों से अवगत कराने का कष्ट करेंगी। वह बोली, जिस प्रकार से आपने अपनी आलोचना को स्वीकार किया है, मैं खुद को धन्य मान रही हूँ कि आप जैसे व्यक्ति से बात करने का मौका मिला। मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक बार आप जैसे भले इंसान से मिल सके। मैंने उस महिला के नजरिए के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी तथा माफ़ी मांगी थी, इसलिए उसने भी मेरे नजरिए के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने क्रोध पर काबू रखकर संतोष पाया तथा साथ ही अपमान के बदले दया दिखाने का सुख भी पा लिया। उसे शून्य सकील नदी में कूदने का सुझाव देने के स्थान पर मुझे अपना प्रशंसक बनाने में अधिक आनंद की अनुभूति हुई। व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रत्येक प्रेसिडेंट के सामने मानवीय संबंधों को समझने की दुखदायी समस्याएं हर दिन आती है। प्रेसिडेंट टेफ्ट के सामने भी ऐसी ही समस्याएं कई बार आई थी। अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि कटु भावनाओं को सहानुभूति से भी असर किया जा सकता है। पुस्तक में टेफ्ट कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक निराश तथा महत्वाकांक्षी मां के गुस्से को शांत किया। टेफ्ट बताते हैं, वाशिंगटन की एक महिला मेरे पास आई और 6 सप्ताह तक लगातार मुझसे कहती रही कि मैं उसके बेटे को एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दूं। शायद उसके पति की कुछ राजनीतिक जान पहचान भी थी। इसी वजह से उसने कई सीनेटर्स तथा संसद सदस्यों की मदद ली थी। उसने यह बात भी निश्चित कर ली थी कि वे सब उसी के समर्थन में बोले, लेकिन मैंने किसी और व्यक्ति को इस पद पर रख लिया था क्योंकि इस पद के लिए तकनीकी योग्यता की बहुत आवश्यकता थी। मैंने ब्यूरो प्रमुख की अनुशंसा का पालन किया था। उसके बाद उस माँ ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने उसकी खुशियाँ छीन ली। यह भी शिकायत की कि उसने अपने स्टेट डेलीगेशन के साथ मेहनत करके एक प्रशासनिक विधायक के लिए सारे वोट जुटा लिए थे, जिसमें मेरी बहुत दिलचस्पी थी और बदले में मैंने उसे यह पुरस्कार दिया। उसने मुझे बहुत उलाहने दिए। जैसे ही आप इस तरह का कोई पत्र प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही बात आती है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आए हो। तुरंत आप कागज कलम लेकर जवाब लिखने बैठ जाते हैं, लेकिन आप समझदार हैं तो उस पत्र को अलमारी में रखकर ताला लगा देते हैं। फिर जब 2-4 दिन बाद आप दोबारा उस पत्र को पढ़ते हैं तब तक सारे गुस्से पर काबू पा चुके होते हैं। समझदार तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति ऐसा ही करता है। मैंने भी यही रास्ता अपनाया। मैंने एक विनम्रतापूर्ण पत्र लिखा कि मैं समझता हूँ कि माँ होने के नाते आपके दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन इस नियुक्ति में मेरी व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। मैंने आशा व्यक्त की कि उनका पुत्र वर्तमान पद भी ऊंची उपलब्धियां हासिल करेगा। उस महिला का गुस्सा शांत हो गया और उसने एक और पत्र लिखकर मुझसे माफी मांगी, लेकिन जो नियुक्ति मैंने की थी संसद की मंजूरी मिलने में उसे कुछ समय लग गया। मुझे एक और पत्र मिला जिसे उसके पति के नाम से लिखा गया था। उसकी लिखाई महिला द्वारा लिखे पत्र जैसी थी।
इस पत्र में मुझे यह जानकारी दी गई थी कि वह महिला इतनी निराश हो गई थी कि बुरी तरह बीमार पड़ गई थी। उसने बिस्तर पकड़ लिया था और उसे अमाशय का कैंसर हो गया था। क्या मैं आपके द्वारा सुझाए गए पहले नाम को वापस ले उसके बेटे को नियुक्त कर देकर महिला को स्वस्थ नहीं करना चाहेंगे? मैंने एक और पत्र लिखा। इस बार यह पत्र उसके पति को लिखा कि शायद टेस्ट के बाद उसका कैंसर गलत साबित हो जाए। मैंने सहानुभूति व्यक्त करते हुए लिखा कि दिल से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी पत्नी को शीघ्र ठीक कर दे, लेकिन मैं अपने सुझाव गए नाम को वापस नहीं ले सकता। मेरे सुझाए नाम को संसद में मंजूरी मिल गई। पत्र मिलने के 2 दिन बाद हमने व्हाइट हाउस में एक संगीत समारोह रखा। सबसे पहले मुझे तथा मिसेज टैफ्टू को जिसने बधाई दी वही पति पत्नी थे। हालांकि यह महिला हाल ही में गंभीर रूप से बीमार बिस्तर में पड़ी थी। जिम मैग्नन ओक्लाहामा के टूसला में लिस्ट मेंटेनेंस कंपनी के प्रतिनिधि थे। उनके पास टूसला के एक बड़े होटल में लिफ्ट के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था। मैनेजर नहीं चाहता था कि होटल की लिफ्ट 2 घंटे से अधिक बंद हो, क्योंकि इससे ग्राहकों को परेशानी हो सकती है। लिफ्ट की मरम्मत में 8 घंटे का समय जरूर लगता। मेंटेनेंस कंपनी में विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा होटल की सुविधा अनुसार उपलब्ध नहीं रहता था। मिस्टर मैग्नन ने एक कुशल मैकेनिक को तैयार कर लिया। उन्होंने होटल मैनेजर को फोन किया एवं उससे इच्छानुसार समय के लिए बहस के स्थान पर यह बात कही। रिक, मुझे मालूम है कि आपका होटल हमेशा व्यस्त रहता है। आप नहीं चाहते कि लिफ्ट बंद होने आपके ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़े। हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन यदि लिफ्ट अभी ठीक नहीं कराई गई तो बाद में इसकी मरम्मत में और अधिक समय लग सकता है। आप यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके ग्राहकों को कई दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़े। मैनेजर समझ गया कि कई दिनों की असुविधा से कुछ घंटों की परेशानी ठीक है। ग्राहकों को खुश रखने की मैनेजर की इच्छा के साथ सहानुभूति जताकर मिस्टर मैग्नन ने होटल के मैनेजर से बिना किसी कटुता से बात मनवा ली। मिसूरी के सेंट लुई में पियानो टीचर जॉयस नारिस ने मुझे अपना अनुभव बताया कि किस प्रकार किशोरियों की समस्या को सुलझाया। उसकी कक्षा में एक बेबेट नाम की लड़की थी। उसके नाखून कुछ ज़्यादा लंबे थे। पियानो बजाने का उचित प्रशिक्षण लेने में लंबे नाखून बड़ी बाधा साबित होती। मिसेस नॉरिस ने बताया, मुझे पता था कि लंबे नाखून अच्छे पियानो वादक के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और वह लड़की कुशल पियानो वादक बनना चाहती थी। पहले मैंने उसके नाखूनों के विषय में कई बात नहीं की। मुझे पता था कि वह किसी हालत में नाखून काटना नहीं चाहिए। उसने अपने नाखून को बड़े जतन से बढ़ाया था। मुझे लगा कि अब चर्चा करने का सही समय आ गया है। इसलिए उससे कहा, बेबेट, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं और नाखून सबसे ज़्यादा आकर्षक, लेकिन यदि नाखून थोड़े छोटे हो तो तुम ज़्यादा अच्छी तरह पियानो बजा पाओगे। इस बारे में जरूर सोचना। उसके चेहरे के निशान साफ झलक रही थी। नाखून के बारे में उसकी माँ से भी बातें की। वहाँ भी नकारात्मक प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। साफ बात थी कि बेबेट के खूबसूरत लंबे नाखून उसके लिए बहुत महत्व रखते थे, जैसे उसकी अनमोल संपत्ति हो। अगले हफ्ते बेबेट दूसरे सबक के लिए आई थी, तो यह देखकर चकित रह गया कि उसने अपने नाखून छोटे कर लिए थे। मैंने उसकी सराहना की कि वाकई इतनी प्यारी चीज को कटवाकर उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैंने उसकी माँ को भी बेटी के प्रेरित करने के लिए धन्यवाद दिया। माँ का जवाब था, अरे नहीं, ये तो बेबेट ने अपनी मर्जी से काटे हैं और ऐसा पहली बार है जब उसने किसी के कहने पर नाखून छोटे किए हैं। मिसेज नारिस ने बेबेट को न धमकाया, नहीं कहा कि वह लंबे नाखून वाली विद्यार्थी को पियानो नहीं सिखा सकती। उन्होंने बेबेट को यही बताया कि उसके नाखून बहुत सुंदर हैं। उन्हें काटकर उसने बहुत बड़े त्याग का परिचय दिया। साल खुराक अमेरिका के पहले दर्जे के इम्प्रेसेरियो थे। लगभग आधी सदी तक उनका वास्ता ऐसे कलाकारों से रहा जिनमें
चालियापिन, इजाडोरा डंगन तथा पॉपुलोवा जैसे मशहूर कलाकार शामिल थे। इन सनकी सितारों से व्यवहार करने की जो पहली चीज लीक ने सीखी वह यह थी कि उनके साथ सहानुभूति रवैया अपनाया जाए। 3 सालों तक वे फ्योदोर चालियापिन के इम्प्रेसिरियोस थे, जिन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा से सारी दुनिया को रोमांचित कर दिया था। लेकिन चालियापिन बिगड़े बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। यह बड़ी समस्या थी। मिस्टर हुराक के अनुसार वे किसी तूफान से कम नहीं थे। उदाहरणतः चालियापिन मिस्टर हुराक को संगीत कार्यक्रम के दौरान दोपहर को बुलाकर कहने लगते थे, सील, मेरी तबीयत खराब है और गला कच्चे हैमबर्गर की तरह हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आज रात के कार्यक्रम में गाना गा पाऊंगा। लेकिन क्या मिस्टर हुराक उनसे बहस करते थे? मतलब ही नहीं। वे जानते थे मैनेजर को अपने कलाकार के साथ कैसा करना चाहिए। वे चालियापिन के होटल पहुंचे थे और सहानुभूति भरे लहजे में अफसोस जताते हुए कहा, बड़े दुख की बात है कि रात को आप गा नहीं पाएंगे। मैं तुरंत इस कार्यक्रम को रद्द कर देता हूँ। आपको $2000 का नुकसान जरूर होगा, लेकिन आपकी प्रतिनिष्ठा बची रहेगी। चालियापिन आह भरते हुए कहा, देखो शाम तक रुक जाओ, 5 साढ़े 5 बजे करीब आ जाना। हो सकता है मेरी हालत में कुछ सुधार आ जाए। फिर वह महान गायक गाने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गया कि मिस्टर हुराक मंच पर घोषणा कर दे कि चालियापिन जो को जुकाम हो रहा है और उसका गला भी ठीक नहीं है। मिस्टर हुराक भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते, क्योंकि जानते थे कि इस सनकी गायक को नए तरीके आजमाकर ही गाना गाने के लिए राजी किया जा सकता है। अपनी शानदार पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में डी ऑथर आई गेट्स ने लिखा है, पूरी मनुष्य जाति सहानुभूति की भूखी है। बच्चा अपना चोट कई बार दिखाता है और कभी जबरदस्ती चोट मार लेता है जिससे दूसरों की सहानुभूति बटोर सके। वयस्क भी अपनी चोट दिखाते हैं, दुर्घटना से किससे सबको सुनाते हैं, अपनी बीमारी का दर्द सबको बताते हैं। अपने काल्पनिक तथा वास्तविक कष्टों के लिए आत्मदया दिखाने काफी हद तक पूरा मानव जाति के स्वभाव में है। यदि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो इस नुस्खे पर जरूर अमल करें। सिद्धांत 9, सामने वाले व्यक्ति के विचारों तथा इच्छाओं के बारे में सहानुभूति जरूर जाता है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल भाग 3 अध्याय 10 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 10, वह जो हर व्यक्ति पसंद करता है। मैं मिसूरी में जेसी जेम्स के इलाके में बड़ा हुआ था। मिसूरी के केने में जेम्स के फॉर्म गया, जहाँ जेसी जेम्स का पुत्र रहता था। उसकी पत्नी ने कई घटनाएं बताई कि किस प्रकार जेसी रेलगाड़ियों तथा बैंकों को लूटकर पैसे को गरीबों में बांट देता था ताकि गिरवी रखी चीज को छुड़ा सके। जेसी जेम्स स्वयं को उसी प्रकार व्यापारी समझता था जैसे डच सल्टज, दुनाली बंदूक, कार्ले या फिर अल केपोन या दूसरे कई गॉडफादर खुद को समझते थे। यही सत्य है कि हर इंसान खुद को सबसे अच्छा, ईमानदार तथा निस्वार्थ समझता है। जी पियर पोर्ट मॉर्गन ने एक बार कहा था कि हर काम को करने के पीछे इंसान के पास 2 कारण अवश्य होते हैं। पहला वास्तविकता के करीब होता है तथा दूसरा कहने सुनने में बड़ा रोचक लगता है। यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हर व्यक्ति वास्तविक कारण जरूर जानता है, लेकिन हम सभी दिल से आशीर्वादी होते हैं, इसलिए उन कारणों के विषय में सोचना पसंद करते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। इसलिए आपको आदर्शवादी कारणों का सहारा लेकर लोगों को बदलने की कोशिश करना चाहिए। यह आदर्शवादी तरीका बिजनेस में बहुत काम का साबित होता है। इसको साबित करने के लिए हम ग्लेनोनॉर्ड पेंसिल्वेनिया में फिरले मिशेल कंपनी के हैमिल्टन जी फेरेल का उदाहरण लेते हैं। फेरेल ने एक नकचढ़े किराएदार ने उन्हें घर खाली करने के चल जाने की धमकी दे दी। वैसे समझौते के मुताबिक उसे 4 महीनों तक वहीं पर रहना था, लेकिन फिर भी उसने
नोटिस लगा दिया कि वह घर तुरंत खाली करना चाहता है। फैरले ने आगे बताया, ये लोग मकान में सदियां गुजार चुके थे और इसी समय में मकान महंगे होते हैं। कोई नया किराएदार दूसरी सदियों से पहले नहीं मिलने वाला। मुझे साफ नुकसान दिखाई दे रहा था। मैं पागल सा महसूस कर रहा था। वैसे भी उसके पास जाकर उसे भला बुरा कह सकता था और बता सकता था कि यदि उसने समझौता तोड़ा तो कानून की शरण जाएगा, लेकिन वह जानता था कि गुस्से में आकर विवाद उठाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने दूसरी तकनीक अपनाई। मैं उससे बोला, मिस्टर, मैं वर्षों से मकान किराए पर देता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे मानव स्वभाव का काफ़ी ज्ञान है। आप जब भी पहली बार आए थे तो आपको देखते ही समझ गया था कि अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। मुझे अब भी यही लगता है, इसलिए मैं एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यह है प्रस्ताव। इस पर कुछ दिन विचार करने के बाद जवाब देना। यदि पहली तारीख तक आप कहेंगे कि अभी भी मकान खाली करना चाहते हैं तो आपके निर्णय को अंतिम मान लूँगा। मैं मान लूँगा कि आपके बारे में मेरी सोच गलत थी, लेकिन मुझे भी विश्वास है कि आप अपना वादा निभाएं। हर इंसान या तो आदमी होता है या फिर बंदर, और हम क्या है यह चुनना हमारे हाथों में होता है। दूसरे महीने उस किराएदार ने आकर मेरा किराया चुकता कर दिया। कहने लगा कि उसकी पत्नी तथा वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु हमें अपना वादा निभाना चाहिए। एक बार लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ चाहते थे कि उनकी एक तस्वीर अखबार में न छपे। इसके लिए उन्होंने संपादक को एक पत्र लिखा, कृपया मेरी यह तस्वीर मत छापना, क्योंकि वह तस्वीर मेरी माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर वे साफ लिख देते कि वह तस्वीर मत छापे क्योंकि मुझे पसंद नहीं, तो क्या वह संपादक उनकी बात मानता? शायद नहीं। लेकिन उन्होंने आदर्शवादी व्यक्ति की भली भांति मृत प्रेम तथा सम्मान की भावना का सहारा लिया था। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर चाहते थे कि अखबार वाले उनके बच्चे की तस्वीर न लें। उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि अपने बच्चे की तस्वीर छपवाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि उन्होंने कहा, आपके भी बच्चे होंगे और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे को कम उम्र में इतना प्रचार मिलना उनके भविष्य के लिए दुखदायी होता है। मैंने भी निर्धन लड़के साइरस एच के कटिट्स अपने कैरियर के शुरू में लेखकों को उतनी राशि नहीं दे पाते थे जितने दूसरे प्रतिद्वंदी दे सकते थे। वे केवल पैसे के लिए प्रसिद्ध लेखकों को लेख नहीं लिखवा सकते थे, इसलिए उन्होंने आदर्शवादी कारणों का सहारा लिया। उदाहरण के लिए लिटिल वीमेन की लेखिका अर्लट को भी समाचार पत्र में लिखने के लिए राजी कर लिया। उस समय ऑलकॉट अपनी प्रसिद्धि के उच्चतम शिखर पर थे। इसके लिए उन्होंने $100 का चेक उनके नहीं बल्कि उनकी पसंदीदा चैरिटी के नाम पर दिया। कोई भी शकी आदमी यह कहेगा कि वे नॉर्थ क्लिफ तथा रॉकफेलर जैसे भाविक उपन्यासकारों के लिए सही हो सकती है, लेकिन मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि क्या वे बात कठोर दिल वाले लोगों पर भी सही साबित होंगे जिससे मुझे बहुत सा पैसा वसूलना है। आपकी बात सही है, कोई भी सिद्धांत सभी पर एक समान काम नहीं करता। यदि आप उन परिणामों से पूर्णतया संतुष्ट हैं तो आपको मिले रहे हैं बदलना क्यों चाहते हैं? यदि संतुष्ट नहीं है तो प्रयोग करके देखने में क्या हर्ज है। इसके लिए आपको मेरे एक पूर्व विद्यार्थी जेम्स एल थॉमस की यह सच्ची कहानी को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक ऑटोमोबाइल कंपनी के 6 ग्राहकों ने सर्विसिंग बिल अदा करने से इनकार कर दिया। सभी को कोई न कोई परेशानी थी, लेकिन बिल कार्ड पर ग्राहक के हस्ताक्षर होने के कारण कंपनी को मालूम था कि उनका दावा सही है। कंपनी ने पहली गलती यही की कि उन्होंने यही बात ग्राहकों को पत्र में लिखकर भिजवा दी। क्या आपको लगता है कि क्रेडिट डिपार्टमेंट के आदमियों द्वारा वसूली के लिए उठाए गए कदम सही थे? कंपनी के एजेंट ने हर ग्राहक के घर जाकर साफ कह दिया कि वे बिल वसूली के लिए आए हैं जिनका भुगतान उन्होंने लंबे समय तक नहीं किया। 2.
उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ग्राहक गलत थे और कानूनी कंपनी पूरी तरह सही थी। 3. यह भी बता दिया कि ऑटोमोबाइल की जितनी समझ कंपनी के कर्मचारियों को है उतनी ग्राहकों को नहीं, इसलिए ग्राहकों को बहस में नहीं पड़ना चाहिए। 4. परिणाम स्वरूप बहस घंटों खींचती रही। क्या आपको लगता है कोई ग्राहक बिल चुकाने के लिए मान गया होगा? इनका जवाब खुद से पूछकर देखिए कि इस स्थिति में आप क्या करते हैं। ऐसी स्थिति में क्रेडिट मैनेजर कानूनी कार्रवाई का मन बना चुका था। तभी यह मामला जनरल मैनेजर की नज़र में आ गया। मैनेजर ने ग्राहकों की पूरी जांच की और इससे यह पता चला कि आमतौर पर ग्राहक तुरंत पैसे का भुगतान कर देते थे, इसलिए इस बात की संभावना थी कि वसूली के तारीख में ही कहीं कोई परेशानी थी। उस जनरल मैनेजर ने जेम्स एल थॉमस को बुलाकर बिलों की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी। मिस्टर थॉमस द्वारा उठाए गए कदमों के विषय में उन्हीं की जुबानी सुनिए। हर ग्राहक के पास मैं एक पुराना बिल वसूलने गया था, एक ऐसा बिल जिसके बारे में मालूम था कि हम पूर्णतः सही हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में एक शब्द नहीं कहा। उससे बस यही कहा कि मैं यहाँ केवल यह जानने आया हूँ कि कंपनी ने उसके लिए कुछ किया है या नहीं। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं ग्राहक की पूरी बात सुनकर ही अपना कोई राय बनाता हूँ। यह भी कहा कि कंपनी भी कभी गलत हो सकती है। मैंने उसे बताया कि मेरी दिलचस्पी केवल उसकी कार में थी। अपनी कार के बारे में वह जितना जानता है उतना कोई और नहीं जानता। अपनी कार का वह सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। फिर वह बोलता रहा। मैं उसकी बात दिलचस्पी से सुनता रहा। वह यही चाहता था। अंत में माहौल दोस्ताना हो गया। तब मैंने मामले को उसके विवेक तथा अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ दिया। मैंने बोला, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले को कंपनी ने ठीक प्रकार से नहीं संभाला, इसलिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका मुझे खुद खेद है और आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपसे बातचीत करके मैं समझ गया हूँ कि आप में बहुत धीरज है, इसलिए मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। यह काम जितनी अच्छी तरह आप कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। यह आपका बिल है और यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप कितना भुगतान करना चाहेंगे। आपका फैसला हमें मान्य होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ग्राहकों ने बिल का भुगतान न किया हो। उन्होंने बिल का भुगतान किया तथा रोमांचित भी हो गए। राशि $150 से $400 के बीच थी, लेकिन एक ग्राहक ने स्वार्थपूर्ण रवैया अपनाया। एक आदमी ने विवादित राशि नहीं चुकाई, लेकिन और सभी ने पूरा बिल चुकता कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्होंने दोबारा हमारी कंपनी से नई कारें खरीदी। थॉमस के अनुसार मेरा अनुभव कहता है कि आपको किसी ग्राहक की पूरी जानकारी न हो तो उसे एक ईमानदार, सच्चा तथा बिल का भुगतान करने का इच्छुक व्यक्ति मान लेना चाहिए। हर ग्राहक आमतौर पर ईमानदार तथा सच्चा होता है तथा पैसे को लेन देन का इच्छुक भी होता है। इस नियमों के कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन बहुत कम। ऐसे व्यक्तियों को आप एहसास दिला दें कि आप उन्हें ईमानदार मानते हैं तो वे ईमानदारी से ही पेश आएंगे। सिद्धांत 10, आदर्शवादी सिद्धांतों का आश्रय लेकर चलें। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।